अच्छा भाई, let's start with a new topic that is abstract data types. हम abstract data types पढ़ने जा रहे हैं और abstract data types को start करने से पहले I need to discuss some topic. एक छोटा सा topic है that is global and local. Global and local में क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में मुझे आप लोगों से गुफ्तगू करनी है आज, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो साइड पर हो जाए, आप लोगों को समझ आ जाए कि बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है और बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है। ऑल्दो ये बहुत डिटेल्स में सारी हमने बात की भी होती है, लेकिन ये बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग ज़रा डिस्कशन करेंगे। ठीक है जनाब। तो और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स जो आज की क्लास का मेन टॉपिक है दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, तो उसके बारे में बातचीत होनी है। तो ये दो चीज़ें आज हम लोगों ने कवर करनी है। अच्छा, पहले मैं एक काम करता हूँ, हाउ अबाउट इफ़ आई डिस्कस विद यू ग्लोबल एंड लोकल फर्स्ट, फिर उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की तरफ, जो कि आज हम लोगों ने करना है स्टैक्स। सही है, स्टैक्स को कवर करना है। बस मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं तुम लोगों का, इतना ज़्यादा, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट, 15 मिनट लगने चाहिए, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम इस ग्लोबल और लोकल वाली बात पे। आप लोगों को समझ आ जाएगा सारी चीज़ें, हम क्यों करते हैं क्या और क्या करते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझ आ जाएंगी। पाइथन के बारे में भी बात होगी आप लोगों से कि पाइथन में क्या चीज़ ज़रूरत होती है, पाइथन में किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उसके बारे में हम लोग आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल एंड लोकल फर्स्ट। ग्लोबल एंड लोकल पहले कर ले हम लोग, उसके बाद बाय रेफरेंस बाय वैल्यू के बारे में बात हो जाए, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स हम लोग ईडीटी पर शिफ्ट हो जाएंगे। सही है। लेट मी सी इफ़ आई हैव अ स्पेस समवेयर जहाँ पे मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ। ग्लोबल एंड लोकल वाली मैं एक काम करता हूँ, इस स्लाइड से हटते हैं हम लोग ज़रा, और इन स्लाइड्स के अलावा ना मैं दूसरी स्लाइड्स पे आपको लेके चलता हूँ। Wait, इसको यहीं पे रहने दो, एक एम्प्टी स्लाइड खोलते हैं, वहाँ से आपको समझाता हूँ मैं ग्लोबल एंड लोकल फर्स्ट, फिर उसके बाद एडिटर पे शिफ्ट होते हैं। सही है। चलो, यहाँ पे समझते हैं, दो तीन चीज़ें समझा रहा हूँ। पहले हम लोग जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ग्लोबल क्या होता है भाई, लोकल क्या होता है, और बाय रेफरेंस क्या होता है, बाय रेफ, और बाय वैल्यू क्या होता है। ये चार टर्म्स है जो कि मुझे अभी तुम लोग को समझानी है और सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। ठीक है। यूजुअली दे आर रिलेटेड टू फंक्शंस, ये फंक्शंस से रिलेटेड होता है। देखो, एक फंक्शन अगर हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ के नाम से, ठीक है। तो होता क्या है, यूजुअली मैं अगर तुम्हें सिर्फ ग्लोबल और लोकल के बारे में बताऊँ ना, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को जब भी हम पास करते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर ना, फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो वो चेंज नहीं होती है। क्या मतलब है, मैं इसको ना ज़रा कोडिंग से समझाता हूँ, अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हुई तो फिर मैं वापस से यहाँ पर आऊँगा। ठीक है। चलो लेट्स सी दैट। यहाँ पे सब फोकस करेंगे मेरे साथ। मैंने एक वेरिएबल बनाया, ऐसे ही रैंडम वेरिएबल बना रहा हूँ नंबर के नाम से। सही है। नंबर के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ मैं 0, इमेजिन कर लेते हैं। सब मेरे साथ फोकस करेंगे, मैं सिर्फ अभी तुम लोगों को ग्लोबल और लोकल का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये ग्लोबल क्या है, लोकल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी है आप लोगों से। नंबर इज इक्वल टू 0, ये एक क्या कर दिया मैंने आप लोगों का, नंबर की एक वैल्यू डाल दी विच इज 0 अभी फिलहाल हमारे पास। अब मैंने एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, एक प्रोसीजर बना देते हैं, एक समझ लो, जिसका नाम है चेक के नाम से। सही है, डेफ चेक। हम एक चीज़ चेक करना चाह रहे हैं, ग्लोबल को और ग्लोबल के कॉन्सेप्ट्स को। सही है। इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या कहा, मैंने कहा नंबर की वैल्यू को चेंज कर दो 3। ठीक है, मैंने उसकी नंबर की वैल्यू को चेंज कर दी है 3। अब ज़रा मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ, चेक। चेक को कॉल किया, अब मैं ज़रा प्रिंट करता हूँ अपने नंबर को। मैंने अपने नंबर को प्रिंट किया। अच्छा, अब मुझे ज़रा तुम लोग सोच के बताओ, मेरे कोड को देखो भी, तो कौन से कोड को देखो और कोड से समझने की कोशिश करो मैंने ये क्या किया है, और मैंने ये जो किया है उससे मेरे आंसर पे क्या इफेक्ट आएगा। इस चीज़ पे फोकस करो, थोड़ा बहुत खुद सोचो। एक वेरिएबल बनाया, उसको मैंने वेरिएबल को चेंज किया अपने फंक्शन के अंदर, और फंक्शन को चेंज करने के बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पे वैल्यू हमारी इमेजिनेशन के मुताबिक चेंज हो जानी चाहिए थी, और यहाँ पे मैंने उसको कॉल किया। ज़रा मुझे सब आंसर बताया, मेरा आंसर क्या आना चाहिए, चैट पे बताओ। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए। सही है, कंफ्यूज हो गए तुम लोग, क्या कंफ्यूज हो गए, अच्छे खासे बच्चे कंफ्यूज हो गए, कुछ का 0 आंसर आ रहा है, कुछ का 3 आंसर आ रहा है। द आंसर विल बी 0। आंसर 0 क्यों आ रहा है, सवाल ये, मेन चीज़ ये कि सवाल ये है कि 0 आ क्यों रहा है।
जीरो इस वजह से आ रहा है कि आप लोग जो हो नंबर को इस्तेमाल तो कर रहे हो, लेकिन क्या नंबर आपके फंक्शन में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। नंबर जो है वो एक तरीके से अभी फिलहाल के लिए इट्स नोन एज ग्लोबल। ये आप लोग का किस स्कोप में लाई कर रहा है, इट लाइज इन स्कोप ग्लोबल। ग्लोबल स्कोप का क्या मतलब होता है कि इट डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द फंक्शन। इस चीज को सब गौर से समझना, वो एक फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। और यहाँ पे जो नंबर इज इक्वल टू 3 बनाया, दैट इज अ पर्टिकुलर लोकल वेरिएबल। ये एक लोकल वेरिएबल है जो कि हमने एक फंक्शन के अंदर क्रिएट किया, या आप फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर अब आप उसको बताना चाह रहे हो कि भाई इस नंबर को चेंज करो, ये जो आउटसाइड द ग्लोबल, जो ग्लोबल स्कोप के अंदर मौजूद है उसको चेंज करना है, तो आप इसको स्पेसिफाई करके बताओगे कि आपने जो इस्तेमाल करना है ना नंबर को, वो ग्लोबल नंबर है। ग्लोबल नंबर को चेंज करना, ताकि आप जैसे ही आप ये इसको डिक्लेयर कर देते हो कि ये ग्लोबली इस्तेमाल कर रहे हो, ये एक तरीके से आप पैरामीटर पास कर रहे हो। लेकिन किस तरीके का पैरामीटर, बाय रेफरेंस वाला पैरामीटर। जब पेपर 2 में पढ़ते थे ना आप लोग, बाय रेफरेंस वाला पैरामीटर, तो ये एक तरीके से वो चीज़ है। तो अब क्या होगा, ग्लोबल नंबर मैंने कर दिया, अब इसका मतलब क्या है, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया अपने फंक्शन के अंदर कि जो मैं ये नंबर वेरिएबल यूज कर रहा हूँ ना, ये ग्लोबल स्कोप में इसकी चेंज करना है, इसके वैल्यूज को। मतलब अब मैंने इसका एड्रेस बता दिया, अब मैं उसकी कॉपी नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैंने अब उसका एड्रेस पास कर दिया। तो अब एड्रेस से क्या होता है हमारे पास, जब भी वो अगर कभी बोलेंगे बाय रेफरेंस पैरामीटर लो, तो बाय बाय रेफरेंस आप ले ही नहीं सकते। तो उसके लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर वैल्यू को ग्लोबल ले लेते हैं, ताकि वो एज अ बाय रेफरेंस काम करता है। तो ये हम लोगों ने ग्लोबल नंबर कर दिया, अब नंबर की वैल्यू चेंज कर दी है। इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल स्कोप के अंदर जाके वैल्यू को चेंज करना। अब मैंने जरा फिर से कॉल किया, लेट्स सी, नाउ द वैल्यू इज चेंज्ड। सिर्फ एक छोटी सी चीज चेंज करने से सबको समझ आया, यस या नो। बल्कि एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, पहले खुद पढ़ो, खुद पढ़ो, सारी चीजों को खुद पढ़ो। खुद पढ़ो, खुद देखो ये क्या किया, मैं नोट क्यों किया, कैसे किया। 1 मिनट दे रहा हूँ तुम लोग को, खुद देखो सुकून से। फिर मैं सवाल करता हूँ कि समझ आया या नहीं आया। चलो, अब बताओ मुझे चैट पे, यस और नो। सर अगर फंक्शन के बाहर इनिशियलाइज होगा तो ग्लोबल, और अगर अंदर तो प्राइवेट। बेटा ये प्राइवेट और पब्लिक वाला कॉन्सेप्ट तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करते हो ना, यहाँ पे कहाँ से लाओगे। सर पैरामीटर अगर आप पास करें नंबर विदाउट डिक्लेयरिंग इट ग्लोबल, तब क्यों चेंज होती वैल्यू विदाउट डिक्लेयरिंग इट ग्लोबल। बेटा वो बाय वैल्यू पास करो ना तहां अंदर। व्हाई इज दिस यूज अगेन, ताकि आप ग्लोबल स्कोप के अंदर उसको चेंज कर सको, इस वजह से यूज करते हैं। करके देख लेते हैं ना, ये देखो। अब मैंने ग्लोबल नहीं किया, सही है। अब मैं तुम्हें दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखो तुम लोग कह रहे हो कि यहाँ पे पैरामीटर पास कर दें एक, मैंने वैल्यू ले लिया, सही है। मैंने कहा वैल्यू इज इक्वल्स टू 3। चलो, अब एक काम करते हैं, मैंने कहा चेक, इसके अंदर नंबर पास कर दिया, उस एक तरीके से उस वैल्यू को पास कर दिया, इस पर्टिकुलर नंबर को। और जब मैंने पास किया, अब नंबर को प्रिंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, इट्स स्टिल 0। अब इस चीज को समझो, ये जो आपने नंबर पास किए हैं ना, ये क्या है, ये नंबर क्या है, एक तरीके से ये एक तरीके से कॉपी है। कॉपी किस चीज की है? इसकी कॉपी गई है, नॉट द एक्चुअल वैल्यू। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं, मैं इस डायग्राम को देखो यहाँ पे, जरा सब फोकस करो। मेरा एक घर है, ये असल घर है, दिस इज माई ओरिजिनल हाउस विच इज कलर्ड रेड। ये मेरा अपना घर है जिसका कलर हमने किया हुआ है रेड। मैंने एक ऐसा फंक्शन बनाया है, मेरे पास एक यहाँ पे एक फंक्शन मौजूद है जो इस घर को लेता है और इस घर को ना इसका कलर चेंज कर देता है। इसको इमेजिन करो थोड़ा मेरे साथ। अब होता क्या है, लेकिन मसला क्या आता है यहाँ पे, मसला ये आता है कि अब इस फंक्शन को दो तरीके से अब मैं इसमें घर को पास कर सकता हूँ। एक है मेरे पास ऑप्शन विच इज बाय वैल्यू, एक है मेरे पास बाय रेफरेंस। अब अगर मैं बाय वैल्यू पास करता हूँ, बाय वैल्यू से क्या होता है, इसकी कॉपी बनती है, इसकी कॉपी बनती है यहाँ पे। लेट मी मेक अ कॉपी ओवर हेयर। यहाँ पे हम इसकी कॉपी बनाते हैं। देखो अब बिल्कुल ना इसकी कॉपी बनेगी, एक एग्जैक्ट सेम सेम घर की। अब इसकी कॉपी बनेगी, यहाँ पे मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ, और हम फिर इस कॉपी को पास कर देंगे अपने फंक्शन के अंदर। एक्चुअल वैल्यू नहीं जाती,
यहाँ पे क्या होता है, ये कॉपी गई है, सिर्फ उसकी एक छोटी सी कॉपी गई है, हमने वहां पे उसको सेंड कर दिया। अच्छा, अब जब इसकी कॉपी जा चुकी है, इस पे सारे काम हो जाएंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका कलर चेंज हो चुका है, अब ग्रीन हो चुका है कलर। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इसका कलर चेंज होगा? अभी मैंने बाय वैल्यू भेजी थी, सवाल क्या है, क्या इसका ओरिजिनल वाले चीज का कलर चेंज होगा? जवाब है नहीं। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ये हमारे फंक्शन के बाहर एग्जिस्ट करता है, हमने सिर्फ उसकी एक कॉपी बनाई थी, उसको हमने एक फंक्शन के अंदर पास किया था और उसको इस्तेमाल किया था। तो एक्चुअल वैल्यू विल नॉट बी चेंज्ड, इस चीज को अब याद रखना। बाय वैल्यू के अंदर, बाय वैल्यू के अंदर एक्चुअल वैल्यू इज नॉट चेंज्ड, एक्चुअल वैल्यू is not changed, and you pass only the copy। आप सिर्फ और सिर्फ कॉपी को पास करते हो। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये हो गया आप लोगों का बाय वैल। अच्छा, अब मैं अगर बाय रेफरेंस की बात करता हूँ, यही सेम सिनेरियो में बाय रेफरेंस करता हूँ इसको, मतलब अब मैं एज अ ग्लोबल ले रहा हूँ इसको बाय रेफरेंस। सही है। तो ग्लोबल से मैं क्या बोलूंगा, अब मैं इसका एड्रेस पास करूंगा, मैं बोलूंगा इसका एड्रेस है A65 और 953 953 200। ये मैंने इसका एक एड्रेस बना दिया। अब मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू पास नहीं करूँ, मैं इसकी कॉपी पास नहीं करूँ, मैं क्या पास कर रहा हूँ? डाटा, एड्रेस। एड्रेस पास कर दिए, जो भी काम करेगा, जैसे ही काम होते रहेंगे, वो एक्चुअल आउटसाइड द फंक्शन जो चीज़ मौजूद है उसमें चेंजेस होती रहेंगी। तो अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन तो मैं लिख कर दूं, इसकी अगर डिस्क्रिप्शन लिख कर दूं बाय रेफरेंस, मतलब स्लैश ग्लोबल, एक्चुअल वैल्यू इज चेंज्ड, actual value is changed and the address is passed, and the address is passed। चलो ये दो लाइनें पढ़ो सुकून से और अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्डअप करो उससे, तो मैं तुम लोगों के सवाल समझूंगी कितने सवाल हैं। एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर कैन वी टैकल दिस इशू बाय टेकिंग नंबर एज पैरामीटर? वी कैन नॉट टेक दैट नंबर एज पैरामीटर बेटा, फायदा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो कॉपी पास होगी जब तक आप उसको ग्लोबली डिक्लेयर नहीं करोगे। समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट? ओके। सर ग्लोबल लिखने से सीधा उस पर जा रहा है, ऊपर वाली वेरिएबल। सर अगर हम ग्लोबल नंबर इज इक्वल टू 3 डायरेक्ट लिख दें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होना बेटा उससे। हाँ, ग्लोबल करते हैं तो वो बाय रेफरेंस जाता है। चलो इससे अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करो, फिर मैं एक और दफा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर एज अ कॉपी विदाउट ग्लोबल इट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट वेरिएबल। सिर्फ उसकी डेटा की कॉपी बनती है सामिया, और वो पास हो जाती है। सर क्या यही कॉन्सेप्ट एरे के लिए भी होगा? देखो एरे थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है। अगर एरे कंप्लीट चेंज कर रहे हो ना, तो वो अलग सिनेरियो, लेकिन एरे का अगर कोई स्पेसिफिक इंडेक्स चेंज करते हो तो वो अलग सिनेरियो। पाइथन में थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके यूज होते हैं। लेकिन हम एरे को भी पास करके एग्जामिनर के लिए दिखा देते हैं कि यस वी आर टेकिंग इट एज ग्लोबल। चलो अब मैं एक दफा पूरी चीज फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब यहाँ पे फोकस कर लो मेरे साथ। देखो, ग्लोबल किसे कहते हैं, पहले ये चीज समझो। ग्लोबल स्कोप, यहाँ पे फोकस करो बेटा। मैं चैट ओपन कर दूंगा, अभी मुझे समझाने दो, टेंशन मत लो किसी चीज की। ग्लोबल स्कोप क्या होता है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन समझो। एनी वैल्यू स्लैश वेरिएबल which exists which exists outside functions। सही है। ग्लोबल स्कोप क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज, ऐसी जगह, ऐसी वैल्यू, ऐसी वेरिएबल जो कि आप लोगों को, बेटा चार्ट ओपन कर रहा हूं, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो पहले। एनी वैल्यू स्लैश वेरिएबल विच एग्जिस्ट आउटसाइड फंक्शंस, उसको हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप। और लोकल स्कोप क्या होता है? एनी वैल्यू स्लैश वेरिएबल विच एग्जिस्ट इनसाइड फंक्शंस। जो चीज फंक्शंस के अंदर एग्जिस्ट करेगी उसे हम कहेंगे लोकल। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरा एक वेरिएबल था नंबर के नाम से विच वॉज आउटसाइड द फंक्शन, जैसे नंबर इज इक्वल टू 0। अब मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ डेफ न्यू के नाम से बनाते हैं। सही है, न्यू के नाम से बना रहा हूँ मैं। अब इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है
समझ लो टेस्ट के नाम से, टेस्ट इज इक्वल टू 3। सही, एक वेरिएबल बनाया टेस्ट इज इक्वल टू 3, और मैंने कहा प्रिंट टेस्ट। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक वेरिएबल बनाया टेस्ट इज इक्वल टू 3। तो ये टेस्ट क्या है? टेस्ट इज अ लोकल वेरिएबल, ये एक लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल विच ओनली एग्जिस्ट इनसाइड फंक्शन। सही है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे फंक्शन के बाहर कॉल करना चाहूँ, मैं कहा प्रिंट टेस्ट, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ, सही है, मैंने क्या कहा है, ऑल्दो वो एक फंक्शन के अंदर मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई टेस्ट मौजूद है, लेकिन अगर मैं लाइन 11 के अंदर उसको प्रिंट करना चाहूँ तो वो कहेगा कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये चीज़ जो है इट्स नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करती? क्योंकि एक वो लोकल वेरिएबल है जो कि एक फंक्शन के अंदर मौजूद है। इवन इफ आई कॉल इट, मैं न्यू को कॉल भी कर लेता हूँ, फिर भी मेरा वही इश्यू आएगा कि इट इज नॉट डिफाइंड। क्यों? ऑल्दो उसने न्यू में सही काम किया, देखो एक दफा उसने 3 मुझे जरूर प्रिंट करके दिया है, लेकिन ये जो लाइन 11 वाला था ना प्रिंट टेस्ट, ये क्यों नहीं काम किया? इस वजह से काम नहीं किया कि इट डज नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड, मतलब ग्लोबल स्कोप में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो लोकल स्कोप में एग्जिस्ट करता है, इनसाइड फंक्शन एग्जिस्ट करता है, वो बाहर वेरिएबल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अब मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ तुम लोगों को। नंबर इज इक्वल टू 0, मैंने कहा डेफ न्यू के नाम से वो बनाया हमने फंक्शन, और मैंने कहा नंबर इज इक्वल्स टू 4। सही है, और मैंने कहा प्रिंट, प्रिंट किया दिस इज इनसाइड फंक्शन वैल्यू। ठीक है, दिस इज इनसाइड फंक्शन वैल्यू, मतलब नंबर को हमने एक लोकली बनाया है, और उसको फिर मैंने कॉल किया फंक्शन के अंदर ही कॉल किया न्यू के अंदर। सही है, चलो अब मैं जरा अपने फंक्शन से बाहर निकलता हूं। अब गौर से देखना, सारे अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो। ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला जो नंबर है, दिस इज लोकल, लोकल इनसाइड फंक्शन ओनली, इनसाइड फंक्शन ओनली। चलो, अब मैं एक ग्लोबल स्कोप में मेरे पास नंबर मौजूद है, एक ग्लोबल स्कोप में भी मौजूद है, मैंने कहा प्रिंट दिस इज नंबर आउटसाइड फंक्शन ग्लोबल स्कोप। ये ग्लोबल स्कोप में मौजूद था, कौन सा नंबर था भाई? विच इज नंबर। चलो अब सब चीजों को गौर से देखना, मैं यहाँ पे जरा न्यू को भी कॉल करता हूँ। देखो, सब चीजों को समझने की कोशिश करो। यहाँ से मैं जैसे ही कोड को रन करता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, सब यहाँ पे देखो जरा मेरे आंसर्स को। पहले लिखा हुआ है दिस इज इनसाइड फंक्शन वैल्यू 4। ये क्यों आ रहा है भाई? ये लोकल स्कोप था, ये वाला जो नंबर था ये लोकली इस्तेमाल हो रहा था। नंबर इज इक्वल टू 4, प्रिंट दिस इज इनसाइड फंक्शन वैल्यू नंबर। ठीक है, तो ये लोकली एग्जिस्ट कर रहा था, ये आपके फंक्शन के बाहर जो नंबर मौजूद था जो कि ग्लोबल स्कोप में मौजूद था, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा था, ये लोकली मौजूद था, तो उसने वहीं पे एज इट इज प्रिंट कर दिया दिस इज इनसाइड फंक्शन वैल्यू 4। सही है। अब मैंने जैसे इसको लाइन नंबर 11 पे जब मैंने सेम चीज लिखी, दिस इज द नंबर आउटसाइड फंक्शन जो कि ग्लोबल स्कोप में मौजूद है विच इज दिस वन, उधर से उसने वैल्यू उठा ली और उसने आउटपुट कर दिया ग्लोबल स्कोप पे 0। सही है, ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि वो ग्लोबल स्कोप में वैल्यू थी, वो चेंज नहीं होगी फंक्शन के अंदर। क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि मैंने उसको स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने उसका एड्रेस नहीं दिया है फंक्शन के अंदर। सही है, अब मैं जरा फंक्शन को बोलता हूँ कि ये ग्लोबल है। सही है, ये ग्लोबल में चेंज करो, ये नंबर एग्जिस्ट करता है, नंबर एग्जिस्ट करता है आउटसाइड द फंक्शन, और उसको चेंज करो। अब क्या होगा इससे? अब नंबर की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो उसका मतलब है जो ग्लोबल में नंबर मौजूद था ना उसको भी चेंज कर दो, जो ग्लोबल स्कोप में नंबर मौजूद था उसको भी चेंज कर दो, एक्चुअल नंबर को भी चेंज कर दो। मैंने एड्रेस बोल दिया, इसका मतलब है मैंने एड्रेस दे दिया, मैं कोई कॉपी वॉपी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ नंबर की, मैं एड्रेस दे चुका हूँ उसको। जैसे ही मैं एड्रेस दूंगा वो कहेगा नंबर इज इक्वल टू 4, मतलब अब ये ग्लोबल हो चुका है। नाउ इट इज ग्लोबल, नाउ इट इज ग्लोबल। अब इससे क्या होगा, दिस इज इनसाइड फंक्शन वैल्यू, यहाँ पे भी 4 आएगा। जैसे ही मैं न्यू को कॉल कर चुका हूँ वो वैल्यू चेंज हो चुकी है, मैंने बोला दिस इज नंबर आउटसाइड फंक्शन ग्लोबल स्कोप के अंदर, वो भी चेंज हो चुकी है, दोनों में मेरे पास 4 4 आना चाहिए। ये देखो, दिस इज इनसाइड फंक्शन वैल्यू 4, दिस इज नंबर आउटसाइड फंक्शन विच इज ग्लोबल स्कोप के अंदर 4। तो दिस वॉज लोकल स्कोप, और बाहर जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं दैट इज ग्लोबल स्कोप।
तो अब जरा सुकून से इस चीज को हजम कर खुद ही। मैं चुप हूं, बिल्कुल चुप हूं। गुड लक। आप लोग 2 मिनट लो, मैं जब तक पानी भी रिफिल करके आ जाता हूँ। 2 मिनट लो और इसको खुद समझने की कोशिश करो, थोड़े बहुत अपने नोट्स भी बना लो तो अच्छा है। सही, 2 मिनट लो, उसको सुकून से हजम करो पहले अपने पास। लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग फॉर दैट। अच्छा भाई, चलो मैंने वापस से चैट ओपन कर दिए। अब आ जाओ भाई, जिसको सवाल पूछना है इससे रिलेटेड सवाल पूछो। सब सवाल पूछें आप इसके, जिसको प्रॉब्लम हो रही है ना, अपनी क्वेरीज को क्लियर करो। कोई मसला नहीं, इसमें हम पूरी भी क्लास ले लें, कोई इशू नहीं, लेकिन समझ आना चाहिए। सर मुझे ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप का डिफरेंस नहीं समझ आया। लोकल स्कोप वो होती है जिसको कहते हैं फंक्शन के अंदर वाली चीजें। जो चीज लोकली बनी हुई होती है ना, लोकल फंक्शन के अंदर बनी हुई होती है, उसको आप ग्लोबल स्कोप मतलब फंक्शन के बाहर, ग्लोबल स्कोप होते हैं फंक्शन के बाहर, उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही है। जैसे नंबर इज इक्वल टू 0, ये वाला जो नंबर है ये ग्लोबल स्कोप में मौजूद है। मैं कमेंट करूं तो दिस इज इन ग्लोबल स्कोप मींस आउटसाइड फंक्शन, आउटसाइड फंक्शन, ठीक है। दिस, अगर मैं ये ग्लोबल नंबर नहीं करूं यहाँ पे, इसको अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो अब ये जो नंबर इज इक्वल टू 4 है, ये एक लोकल है, लोकली मौजूद है। सही है, ये फर्क है। द ग्लोबली फंक्शन, बेटा सब सवाल करो अपना। The global function in Python basically creates a link between the variable inside and outside function, and whatever changes are done to the variable inside function are reflected in the variable outside function, considering the fact that it is the same function. Perfect. It is the same name. बिल्कुल परफेक्ट। मोहम्मद अली, परफेक्ट। सर ये 2 दफा प्रिंट क्यों किया? बेटा समझाने के लिए किया है। एक मैं समझाना चाह रहा हूँ फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एक मैं समझाना चाह रहा हूँ फंक्शन के बाहर क्या हो रहा है। एक में मैं लोकल वाले फंक्शन के अंदर वाले वेरिएबल को कॉल करूँ, एक में मैं फंक्शन फंक्शन के बाहर वाले वेरिएबल को कॉल करूँ। सर वैसे हम इस कॉन्सेप्ट को पहले ओवरलोक कर देते थे, ऐसे ही है बिल्कुल अशर, बिल्कुल हम पहले इसको इग्नोर करते थे। अब एक सर जैसे ग्लोबल वेरिएबल को इनसाइड फंक्शन कॉल किया, उस तरह लोकल वेरिएबल को आउटसाइड फंक्शन कॉल नहीं यूज कर सकते, नहीं यूज कर सकते। करके दिखा देता हूं तुम्हें। ये देखो, मैंने कहा डेफ न्यू, और मैंने कहा नंबर इज इक्वल्स टू 4। सही है। अच्छा, अब ये जो चीज है ना, ये एक लोकल वेरिएबल है, इट्स नॉट एक, इट्स नॉट अ ग्लोबल वेरिएबल। सही है। अब मैं जरा इसको आउटसाइड फंक्शन इस्तेमाल करके देखता हूँ, मतलब ग्लोबल में इस्तेमाल करके देखता हूँ ग्लोबल स्कोप के अंदर, तो वो क्या कहेगा? मुझे एरर दे देगा, कहता है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पे, इट इज नॉट डिफाइंड। इवन अगर मैं इसको कॉल भी कर दूं ना न्यू को, इवन फिर भी वो कहेगा इट इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है आउटसाइड दी ग्लोबल स्कोप में, एग्जिस्ट नहीं करता, वो लोकल स्कोप में मौजूद है। सही है जनाब, तो ये भी हो गया। चलो इस पे वापस आ जाते हैं। सर वो जो बबल सॉर्ट के कोड में हम फंक्शन के बाहर एरे को डिक्लेयर कर रहे थे, वो फंक्शन के अंदर कैसे काम करती है? देखो, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत सारे बच्चों को होगा कि सर ये एरे किस तरीके से काम करती है। देखो एरे जो है ना, जितने भी ऐसी चीजें जो कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं हो, एक सिंगल ऑब्जेक्ट ना हो और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कंटेन करती हो, जैसे लिस्ट हो गया, आगे जाके तुम लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ोगे, टपल्स वगैरह है, देन यू हैव ट्यूपल्स वगैरह है, देन डिक्शनरीज हैं, एरेज हैं, ये सब चीजें ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। इनके अंदर ये इशू नहीं आता है। अगर आप इसको एज अ होल चेंज कर रहे हो ना, एज अ कंप्लीट एरे को चेंज कर रहे हो, तो फिर वो बात अलग होती है। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स को चेंजेस हो रहे हैं, तो फिर वो चेंजेस ग्लोबल स्कोप में भी वो कर रहा होता है। तो एरे थोड़ा सा डिफरेंटली काम करते हैं, वेरिएबल्स थोड़ा सा डिफरेंट काम करते हैं। सही, लोकल इन फंक्शन, ग्लोबल एवरीवेयर, आउटसाइड फंक्शन कहते हैं। सही है। सर अगर ग्लोबल आउटसाइड फंक्शन इनिशियलाइज ना हुआ हो, सो विल इट स्टिल वर्क? इट विल नॉट वर्क बेटा, नहीं काम करेगा। मतलब अगर वो चीज ग्लोबली एग्जिस्ट ही नहीं करती तो तुमने उसको ग्लोबल लिख दिया, तो वो गलत हो गया ना। सभी अभी नंबर इज इक्वल टू 4 फंक्शन में है, वो ग्लोबल कैसे हो गया? वही, क्योंकि मैंने उसको बता दिया है, मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया है नंबर को, मैंने नंबर को ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया है, तो अब वो एक ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे कंसिडर हो रहा है। ऑल्दो ये लोकली एक फंक्शन के अंदर मौजूद है अब तो, लेकिन ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। सर मेरा क्वेश्चन, हाँ उमर मसला, सर व्हाट इफ वी ओनली राइट ग्लोबल नंबर इज इक्वल टू 4 इनसाइड फंक्शन इन प्लेस ऑफ फर्स्ट कॉलिंग ग्लोबल नंबर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाफिज, सेम थिंग, एक ही चीज है, लेकिन मुझे उसको इस्तेमाल करना है ना, उसके अंदर चेंजेस करवाने हैं, तो मैंने इसे अलग अलग लाइन पे किया।
सर प्रीवियसली वाई वी वर गेटिंग 4 आउटसाइड द फंक्शन ऑल्दो यू हैड नॉट डिक्लेयर्ड द नंबर ग्लोबल, जिससे नंबर की वैल्यू 4 में चेंज हो जाती है। मुश्तबा ऐसे तो कभी भी नहीं हो रहा था। अभी देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ग्लोबली से हटा देता हूँ ना, तुम कह रहे हो ग्लोबल नहीं भी किया था हमने फिर भी 4 आ रही थी। चलो अब मैंने ग्लोबल को हटा दिया, तो अब ये वाला जो इनसाइड फंक्शन है ना, दैट इज अ लोकल वेरिएबल। ये लोकल एक वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब मैं अगर इसको कॉल करता हूँ नंबर इज इक्वल टू 4, तो इसमें क्या वैल्यू आएगी? प्रिंट दिस इज इनसाइड फंक्शन वैल्यू। मैं यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ, लोकल स्कोप। ये लोकल स्कोप है भाई, और लोकल स्कोप में वैल्यू 4 आनी चाहिए। लेकिन हमारी जो ग्लोबल स्कोप में वैल्यू थी विच इज 0, वो चेंज नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी। और क्या वैल्यू आएगी? दिस इज द नंबर आउटसाइड फंक्शन ग्लोबल स्कोप नंबर विच विल बी 0। कोड को रन करते हैं, ये देखो, इनसाइड स्कोप लोकल स्कोप में 4 थी, ग्लोबल स्कोप में 0 थी। तो ऐसे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। सर ग्लोबल लिखते हैं तब आउटसाइड फंक्शन वेरिएबल पर काम होता है ना, और अगर ग्लोबल नहीं लिखेंगे तो आउटसाइड आउटसाइड वेरिएबल वाले वेरिएबल को फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ऐसे ही वैल्यूज हैं। नंबर 1 इज इक्वल टू 0। कैन यू रन दिस? अब क्या हो गया? हो गया सर। इबादुल्ला साहब ने कोड किया कुछ, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या किया इन्होंने। बेटा ये कौन सा कोड है? ये कॉलन आता है। हाँ, अब तुमने क्या किया, तुमने ग्लोबल नंबर 2 ले लिया। ग्लोबल नंबर 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता आपका ग्लोबली। कोड को रन करो, तुम्हारी जो एक्चुअल वैल्यू वही आएगी। तुम नंबर 2 को प्रिंट करना चाह रहे हो, तुम उसको एज ए ग्लोबल डिक्लेयर कर चुके हो। मतलब वो आउटसाइड स्कोप, आपकी जो फंक्शन का लोकल स्कोप है वो उससे बाहर एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से वो 10 आपको प्रिंट करके दे रहा है। लेकिन अगर आप इसको नंबर 2 हटा दोगे, तुम कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मैंने हटा दिया, अब वो कहेगा इट इज नॉट डिफाइंड। वाई इट इज नॉट डिफाइंड? क्योंकि अब आपने उसको बताया हुआ नहीं है कि ये ग्लोबली एग्जिस्ट करता है। जैसे ही आपने बोला कि ये ग्लोबली इस्तेमाल कर सकते हो उसको, उसने प्रिंट कर दिया। अब मैं अगर नंबर 1 को प्रिंट करता हूँ, मैं नंबर 1 की चेंजेस करता हूँ यहाँ पे अपने उसके अंदर, लेकिन उसको हम ग्लोबली डिक्लेयर नहीं करेंगे, 11 कर देते हैं। सही है। और मैं यहाँ पे नंबर 1 को भी कॉल करता हूँ, प्रिंट नंबर 1। अब क्या होगा? नंबर 1 की वैल्यू 0 ही आएगी। वो चेंज क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो ग्लोबली डिक्लेयर नहीं है, हम उसको एज अ ग्लोबल कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ये देखो, 10-0। अब जैसे ही मैंने इसी के साथ साथ मैंने कहा ग्लोबल नंबर 1, अब मैंने ग्लोबल नंबर 1 भी कर दिया, मतलब हम इसको आउटसाइड दी फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो, अब 11 हो गई वैल्यू। इतना सिंपल है। सर मेरे उमर बेटा क्लास के बाद, सर अब नंबर इज इक्वल टू 0 कैसे प्रिंट होगा? बेटा मनान, अगर उसको आप लोकली रखोगे तो वो 0 प्रिंट होगा। सर तो ग्लोबल से बाय वैल्यू, अच्छा अब मैं पॉज कर रहा हूँ चैट। सर ग्लोबल से बाय वैल्यू होगी ना बाय, तो बेटा ग्लोबल से बाय रेफरेंस होता है। बाय रेफरेंस में एक्चुअल वैल्यू जाती है, मतलब आउटसाइड द फंक्शन चेंजेस हो रहे होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल होता है वो बाय वैल्यू होता है। बाय वैल्यू के अंदर कुछ चेंजेस नहीं होते आपके ग्लोबल स्कोप के अंदर। सर इन OOP द इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूजेस पेरेंट क्लास एज ग्लोबल। नहीं बेटा, वो अलग कॉन्सेप्ट है। सर इसकी वजह से मेरे बहुत कोड्स खराब हुए, मुझे एरर समझ नहीं आ सकते। सर लेकिन दोनों प्रिंट में आंसर तो सेम ही आ रहा, नहीं आ रहा बेटा। तो रुकिए, डिपेंड करता है ना इसको ग्लोबल किया है या नहीं किया। अगर मैं इसको ग्लोबल नहीं करूंगा मेरा आंसर सेम नहीं आएगा। ये देखो, मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है। रुकिए अरशद, मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है जब तक मैं इसको ग्लोबल नहीं करूंगा। मैं ग्लोबल कर दूंगा कि मतलब बाहर वाले नंबर को इस्तेमाल करना है। अब देखो आंसर सेम आएगा अब, क्योंकि अब मैंने ग्लोबल कर दिया। ग्लोबल का मतलब है कि उसके बाहर वाली की चेंज कर दो। सर अगर हमें प्रोग्राम में ऐसा कर दें ग्लोबल नंबर नंबर इज इक्वल टू 3, तो इससे फंक्शन में फिर से करना होगा या नहीं? मैं तो दोनों में कर देता हूँ। करना होगा फंक्शन में ऑफ कोर्स। सही है, कर, मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं सर जी। दो दफा ये भी हो गया। ताहा अनवर, सही है, आप उसको आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर कर दो, कोई मसला नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी विल हैव टू यूज सुपर मास, वो अलग कॉन्सेप्ट है बेटा। सर तो ग्लोबल से ये हो गया। So is the same case for all iterable, talking about the array case? हाँ, एरे के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आपको एरे के अंदर एग्जामिनर को दिखाना पड़ता है। सही है, एरे के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती है। वो जब भी बोले ग्लोबल एरे है तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि ग्लोबल एरे इस तरीके से। सिर्फ वो सिर्फ दिखावा है। कैन यू रिपीट व्हाट यू सेड लिस्ट एरे? हाँ देखो, एरे जो होता है, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें, एरे का कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ तुम लोगों को। मैंने एक एरे बनाया।
एरे वन के नाम से। उसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर की 3,5,2। सही, 3,5,2। अब इससे क्या होगा, मैं अपने एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ न्यू के नाम से। इसके अंदर क्या करूंगा, अब देखना सब गौर से। मैंने कहा एरे वन को एक्सेस करो, इसके फर्स्ट एलिमेंट, मतलब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है जो कि 3 है, उसकी वैल्यू को कर दो 10, या उसकी वैल्यू को कर दो 6। सही, उसकी वैल्यू को कर दो 6। अब जरा मैं कहूंगा न्यू को कॉल करो और प्रिंट करो एरे को। सही है, अब यहाँ पे तो मेरा, मैं जरा तुम लोग से सवाल करता हूँ। ग्लोबल इज बाय रेफ, यस सर, बेसिकली ग्लोबल इन पाइथन इज बाय रेफ, हाँ ऐसे ही है बिल्कुल। ग्लोबल वेरिएबल करने का फायदा ये है कि आप उसको किसी भी ग्लोबल स्कोप के अंदर चीज अगर इस्तेमाल हो रही है वेरिएबल, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। सही है, अब यहाँ पे जरा सब मेरे साथ फोकस करो। अब क्या होगा कि भाई ये तो ग्लोबली एग्जिस्ट करता था मेरा एरे। ग्लोबल क्यों एग्जिस्ट करता है, मतलब आउटसाइड द फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अब मैं उसको लोकल भी चेंज कर रहा हूँ, कैसे चेंज हो रहा है, अब जब मैं एरे को प्रिंट करता हूँ तो देखो मेरा एरे तो चेंज हो आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग जो पाइथन है ना, किसी भी अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का जो कोड होते हैं ना, जैसे हमारे लिस्ट हो गए, एरेज हो गए, उसके बाद आप लोगों का डिक्शनरीज हैं, आगे पढ़ोगे तुम लोग जाके टपल्स वगैरह हैं, तो ये सारी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ग्रुप में क्या होता है कि आप लोगों की वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं या ना लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ उसका दिखावा है। मैंने कहा ग्लोबल एरे वन, ये सिर्फ दिखावा है, ये एक तरीके से यूजलेस है बिल्कुल। ये करूं ना करूं सेम आंसर आएगा, देखो सेम आंसर आ रहा है। क्यों सेम आंसर आ रहा है, ग्लोबल एरे वन कर लो या नहीं करो, ये करना क्यों जरूरी है, एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने इसको ग्लोबली कंसिडर किया हुआ है। सिर्फ इस वजह से, और कोई इसका मकसद नहीं है। वरना इसको मैं हटा दूं फिर भी आंसर मेरा सेम आएगा। ये देखो 652 परफेक्ट कोड, कोई मसला नहीं आ रहा इसमें। आप बताओ बेटा, समझ आया, थोड़ा बहुत समझ आया, ये सुनो। शुक्र अल्लाह का। फंक्शन के अंदर ग्लोबल लिखें या फंक्शन शुड। नहीं मोहम्मद फाद, एरेस के अंदर इशू नहीं होता है सर, तो एरे में ऐसा क्यों होता है। बेटा पाइथन बनी हुई ऐसे है, ये पाइथन का सिंटेक्स है, ऐसे ही है। मतलब सर ये अगर डार्क को थोड़ा मतलब लोकल है, ग्लोबल के बाद लाइट कलर है। हाउ डिड एवरीवन चेंज इवन दो यू डोंट यूज ग्लोबल, बेटा एनाफ एरेस डिफरेंटली काम करते हैं। अब्दुल्ला बेटा सवाल पूछो ना, क्या लिख रहे हो तुम। जब आप ग्लोबल एरे करते हैं मतलब कि वो एरे अब लोकल भी है और ग्लोबल भी। एरेस का इशू नहीं होता बेटा, एरेस का सिर्फ ग्लोबल दिखावा होता है। कोई मसला नहीं अब्दुल्ला फिकार, वो कोड्स के साथ समझ आ जाएगी तुम्हें। सर कैन यू चेक दिस कोड। भाई ये कोड है, जरा इसको चेक कर लेते हैं। क्या है भाई, इन्होंने एक काम किया, नम वन नम बनाए हैं, एक तरीके से एक वेरिएबल बनाया नम इज इक्वल टू वन। और उसके अंदर क्या किया, डेफ ऐड के नाम से एक वो बनाया है, ग्लोबल नम को एज अ ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है। मतलब आउटसाइड द जो ग्लोबल स्कोप में मौजूद है वो चेंज होता रहेगा। फॉर एक्स इन रेंज नम की वैल्यू को अपडेट करते गए, और नम को उन्होंने प्रिंट किया है। तो अब इससे क्या होगा, नम की वैल्यू 11 कुछ हो जानी चाहिए, लेट्स सी। अच्छा ये इनका नम आ रहा है 1। और एक्स इन रेंज 10, नम की वैल्यू के अंदर स्टोर करो नम प्लस 1 की वैल्यू। बेटा ऐड को कॉल तो कर लो अल्लाह के बंदे। ऐड को तुमने कॉल किया नहीं है तो ऑफ कोर्स ऐसे ही होगा। अब जैसे ही तुम ऐड को कॉल करोगे, अब देखो वैल्यू चेंज हो गई। ये तो सिर्फ फंक्शन बनाया ना, इसको कॉल तो करो चल, ताकि चेंज तो हो वैल्यू। जैसे मैंने ऐड को कॉल किया, क्योंकि वो ग्लोबली डिक्लेयर्ड था, उसकी वैल्यू में अपडेट अपडेट हो गई सारी वैल्यूज। सर अगर ग्लोबल लिखने से पहले नंबर इक्वल टू 3 लिख दें फंक्शन के अंदर तो क्या कुछ भी नहीं होगा फैजान, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज देयर अ स्पेसिफिक रीजन दैट अनलेस वी डोंट हैव टू डू दैट। कोई बेनिफिट नहीं है बेटा, इसी तरीके से पाइथन बनी हुई है। सर इज इट नेसेसरी टू फर्स्ट कॉल ग्लोबल नंबर एंड देन राइट नंबर इज इक्वल टू, ऐसे ही है, हाफिज। ग्लोबल का कॉन्सेप्ट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड इन एरे राइट। हाँ, लेकिन अगर स्पेसिफिक एलिमेंट्स को चेंज करोगे तो। ताहा अनवर बेटा बोलो क्या सर जी, मैं कह रहा हूँ 2 दफा प्रिंट क्यों किया।
अबे यार अब्दुल्ला, तुम्हें क्या हो गया बेटा? दो दफा प्रिंट इसलिए करता तुम्हें समझाने के लिए। एक लोकल प्रिंट कर रहा था, एक एक ग्लोबल प्रिंट कर रहा था, ताकि तुम्हें समझ आए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। तुम अभी तक उसी सवाल पर अटके हुए हो पिछले 20 मिनट से। तुमने और कुछ समझने की कोशिश ही नहीं की। तहानवर बेटा बोलो, तुम्हारा क्या क्वेरी है? अब 1 मिनट सब रुक जाए, तहानवर की क्वेरी क्वेरी क्लियर करते हैं हम। बोल दो लड़के। हाँ बोलो अब्दुल्ला अमीर, तुम भी बोल लो भाई, सिर्फ दो बच्चे भी पूछ सकते हैं क्वेरी। पूछो तहानवर और अब्दुल्ला, पूछो। अगर ये सवाल फिर से आया ना अब्दुल्ला, तुम पिटोगे फालतू में। बाहर ग्लोबल करें तो फंक्शन में करना होगा या नहीं, करके देख लो बेटा, कोई मसला नहीं। ये देख लो। अब्दुल्ला अमीर सर, ये प्रिंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बेटा प्रिंट का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं अब्दुल्ला अमीर, कितनी दफा बताऊं, प्रिंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सिर्फ समझा रहा था आपको। जरूरी थोड़ी है, तुमने कहा ग्लोबल नंबर बना दो और नंबर इज इक्वल्स टू 5 कर दो। डेफ न्यू। फिर इसके अंदर अब अगर मैं नंबर को कॉल ना करूं, नंबर इज इक्वल्स टू 5 से 7 कर दूं। बेटा नहीं काम करना चाहिए तहानवर। न्यू को कॉल करूं और प्रिंट नंबर करूं। आंसर शुड बी 5, आंसर 5 ही आना चाहिए। ये देखो तहा, 5 क्यों आ रहा है? जब तक आप इसको फंक्शन के अंदर नहीं बताओगे ना कि यहाँ पे ग्लोबल एज एन इस्तेमाल करना है, ओनली देन इट विल बी चेंज्ड टू 7। सही है सर। इफ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल ग्लोबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द फंक्शन बट इनसाइड द फंक्शन डज एग्जिस्ट, द वैल्यू वुड चेंज। बेटा अगर इस तरीके से होगा तो आप उसको ग्लोबली इस्तेमाल कर पाओगे, तो चेंज होने वाली बात ही नहीं जब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा पहले। ग्लोबल वाली स्टेटमेंट को यूज करके लोकल वेरिएबल को आउटसाइड द फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अब्दुल्ला। सही है। तो अरे चाहे आप रीअरेंज करो या एलिमेंट चेंज, तो ग्लोबल करो ना करो एक ही बात है, बिल्कुल ऐसी ही, लेकिन एग्जामिनर के लिए करना पड़ता है। तहानवर एग्जामिनर के लिए करना पड़ता है। सही है, सबको समझ आ गया? अब्दुल्ला अमीर बेटा देखो, दो दफा मैंने प्रिंट इस वजह से किया था ताकि मैं ये चीज समझा सकूं कि अगर ग्लोबल वाला जो वेरिएबल है, दिस इज ग्लोबल, सही है, ये नंबर इज इक्वल टू 4, कि व्हेन डू वी कंकैटिनेट। अच्छा अभी छोड़ दो, अभी अभी इसको छोड़ दो, अभी पहले ये तो समझ लें बच्चे। अच्छा अब्दुल्ला अमीर बेटा, तुम यहाँ पे देख लो फिर से, मैंने कहा नंबर इज इक्वल टू 4। अब्दुल्ला अमीर, ये डेफ न्यू, उसके बाद कॉलन, मैंने कहा नंबर इज इक्वल्स टू 2, प्रिंट नंबर, प्रिंट लोकल। एक मिनट रुक जाओ भाई, अभी कोई चैट पे नहीं चाहिए मुझे, अभी ये अब्दुल्ला साहब को क्वेरी क्लियर हो जाए। पंद्रह मिनट आधा घंटा कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं जैसे आपको होते हुए दिख रहे हैं। हमारे पास महान महान शख्सियत मौजूद है ना। चलो अब्दुल्ला अमीन, मुझे ये बताओ, ये वाला जो नंबर है, इज इट ग्लोबल या लोकल? फिट हो गए, पहले बता दिया मैंने तुम्हें, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ एक ही चीज में। ये लोकल है? हैं? ये किस स्कोप में मौजूद है अब्दुल्ला अमीर? अल्लाह, अल्लाह। बेटा ये फंक्शन के बाहर एग्जिस्ट करता है। सही है, एक मिनट प्लीज रुक जाओ, अभी सवाल मत करो, सवाल मत करो, ये एक नमूना मेरे पास पहले। हेलो अब्दुल्ला अमीर बेटा, चैट पर आओ। नंबर इज इक्वल टू 4 फंक्शन के बाहर है, यस और नो? अब्दुल्ला अमीर, फंक्शन के बाहर है, तो ये क्या है? ग्लोबल है। ये किस स्कोप में मौजूद है, किस जगह में मौजूद है? ग्लोबल स्कोप के अंदर। क्लियर हो गया? यस या नो? क्लियर हुआ? यस या नो, जल्दी जल्दी। ये ग्लोबल, हाँ, आउटसाइड मतलब ग्लोबल। ठीक है। और ये वाला क्या है? ये फंक्शन के अंदर मौजूद है, तो इसको क्या बोलेंगे? लोकल है, बेहतरीन। तो जब मैंने ये वाला प्रिंट किया तो इसके साथ कौन सा वाला नंबर है ये?
लोकल वाला नंबर है या ग्लोबल वाला नंबर है? ये जिसको हाईलाइट किया हुआ है मैंने लोकल वाला है, और ये वाला जो नंबर है ये फंक्शन के बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कौन सा है? ग्लोबल। तो जब मैं रन करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है? लोकल 2, क्योंकि लोकल वाले की वैल्यू 2 थी, ग्लोबल वाले की वैल्यू 4 थी, तो यहाँ पे 4 आ रहा था। समझ आई तुम्हें? अब यहाँ तक समझ आया? यस या नो? चलो, अब अगर मैं कहूँ कि ये मैं लोकल नहीं कंसिडर कर रहा इसको, सही है, मैं कहूँ कि ये ग्लोबल है, अब बताओ ये कौन सा हो गया है? अब्दुल्ला अमीर, अब ये क्या हो गया है? अब क्या हो चुका है? अभी भी इसको लोकल बोलेंगे या ग्लोबल? बेहतरीन, ग्लोबल बोलेंगे। अब मैं इसको जब प्रिंट करूंगा नंबर इज इक्वल टू 2, ये कौन सा हो जाएगा? ये भी नंबर कौन सा हो जाएगा? ये ग्लोबल, परफेक्ट। और ये वाला तो है ही ग्लोबल। अब मैं जरा प्रिंट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएंगे? दोनों चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि अब आपने उसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया था, तो एक्चुअल जो ग्लोबल स्कोप में मौजूद था वो भी चेंज हो गया। आप समझ आ गया अब्दुल्ला? इंशाल्लाह। सुशील बेटा अपना सवाल फिर से करो। सुशील भाई। सर बस लोकल को लोकली यूज कर सकते हैं, ग्लोबली को ग्लोबली। इफ वांट यूज ग्लोबल इनसाइड फंक्शन पास इट। ऐसे ही है ऑन। बेसिकली बोथ आर लोकल इन their own realms until declared global in either one of them। एक्चुअल यही कॉन्सेप्ट है। हाउ आर यू बेटा? अभी तक जिंदा है अभी तक। 1 घंटे से मैं कोशिश कर रहा हूँ जिंदा रहने की। सर द वेरिएबल आउटसाइड फंक्शन इज अ ग्लोबल, राइट? ऐसे ही है। इफ वी आर टू यूज इट इनसाइड फंक्शन देन वी गोना हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल एज ग्लोबल, राइट? ऐसे ही है, यही मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ। सर एंड से तो पढ़ा ही नहीं आपने। बट कांट वी यूज लोकल एज ग्लोबल? कर सकते हैं, लोकल को भी एज अ ग्लोबल इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता हूँ मैं। सर ट्यूसडे तक स्टैक और क्यू दोनों हो जाएगा, और जिंदा रहा तो हो जाएगा सब कुछ। सब कुछ हो जाएगा लड़के, सब कुछ हो जाएगा। स्टार्ट कर लें अगर आप लोगों की इजाज़त हो। ये चीज़ समझ आ गई अगर सबको? बराए करम मुझे चैट पे बता दीजिए साहब। जूते लगेंगे कल पे गए तो तुम लोग। फोकस करो चलो। चलो, अगर यहाँ तक सबको समझ आ गया है तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जनाब, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। मुझे इसके हवाले से तुम लोगों के साथ बहुत ज़रूरी ज़रूरी बातें करनी है। और हमारे पास लाइक अभी 1 घंटा है, तो मुझे अभी सोचने दो कि 1 घंटे में हम स्टैक खत्म कर पाएंगे या नहीं खत्म कर पाएंगे। अच्छा पहले बात करते हैं, सुनो सुनो, छोड़ दो। अभी बस मेरे साथ सब सुकून से सुन लो, कोई नहीं जा सकता। अभी मेरी बातें सुनो, सारी सारी एक ही चीज के बारे में। मैं एज अ एडीटी ना, सब सुकून से सुनो चुपचाप। मैं एडीटी के बारे में बात कर रहा हूँ। आज की क्लास के अंदर हम एडीटी, पूरा कंप्लीट एडीटी के बारे में बात करें, नॉट अ सिंगल थिंग। सिर्फ अभी स्टैक के ऊपर फोकस नहीं है सिर्फ मेरा। मैं पूरी एडीटी के बारे में बात करूं, मुझे सबका फोकस चाहिए, ज्यादा टाइम ले रहा। फोकस करो, फोकस करो यहाँ पे। फोकस करो, मैं बता रहा हूँ भी सारी चीजें तुम लोगों को। चलो, मैं बात करने जा रहा हूँ तुम लोगों से पूरी एडीटी के बारे में, दैट हाउ यू आर सपोज टू प्रिपेयर इट एंड हाउ यू आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर इट। सब चीज़ों को बहुत गौर से सुन लो, क्योंकि दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज द वर्स्ट। ये सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल है। किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी चीज़ में। कभी तुम लोग कर ही लोगे विद प्रैक्टिस, थोड़ी बहुत अगर कर लो तो वो बेसिक सी चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। थोड़ा बहुत एक सवाल में एक पर्टिकुलर उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये बहुत मुश्किल चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स में अभी तक कुछ ऐसी चीजें जो उसने पूछी नहीं है, और वो ऐसी चीजें जो कि इंतहा से ज्यादा मुश्किल चीज है। तो तुम लोगों का जो साल है ना वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने पेपर 4 हुए हो तुम लोग, ऑलमोस्ट 1-2 साल ही हुए हैं अभी पेपर 4 को स्टार्ट हुए हुए इस तरीके के पैटर्न के ऊपर। तो तुम लोगों का एक बहुत ही अजीब सा तुम लोगों के दौर में पेपर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके प्रैक्टिस इतनी मौजूद नहीं है, हमें किस तरीके के सवाल वो पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, कैसे नहीं पूछ सकता। इतनी ज़्यादा डिटेल्स मौजूद नहीं है, तो आप लोगों को इसको आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसकी प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं हो सकती कि भाई इसी तरीके का सवाल आ जाएगा। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअली, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे फंस जाओगे। आप इसके कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्लियर कर सकते हो? देखो, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ना पढ़ने का तरीका होता है चीज़ों को ना। अब इसका एक तरीका, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मैं तुम लोगों को बताऊंगा दैट इज कि भाई क्लास के अंदर पढ़ाई कर कर आओ। गौर से सुनो, क्लास के अंदर जब आओ
जब हम कोडिंग स्टार्ट करें, जब हम एडीटी स्टार्ट करें, तो क्लास के अंदर ऐसा मत हो कि तुम पहली दफा स्टैक पढ़ रहे हो। यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोस मौजूद हैं, बेतहाशा। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते जाओ। नहीं समझ आए ना, यूट्यूब से कोई मसले की बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है। बस तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ मौजूद होनी चाहिए, कहीं ना कहीं। लेकिन जब हम उसको पढ़ रहे होंगे एक्चुअल क्लास के अंदर, फिर तुम उसको लिंक कर पा रहे होगे, अच्छा ये चीज मैंने वहां देखी थी, ये चीज मैंने वहां देखी थी। फिर तुम लोगों के सारे पॉइंट्स जितने भी हैं, सब कॉन्सेप्ट्स वगैरह जितने भी हैं, वो सब आहिस्ता आहिस्ता सॉलिडिफाई सॉलिडिफाई होंगे आप लोगों के, और ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाएंगे। एडीटी जो है आप लोगों का, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, वो आप लोगों का चार चीजों पे एग्जिस्ट कर रहा है, चार चीजों पूरे कंटेन करते हैं ये सारी चीजें, ये सब मिला के आपका एडीटी बनता है। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, एक तरीके से आप अपनी डाटा टाइप क्रिएट करते हो। एडीटी क्या होता है देखो, हम लोगों के कुछ ऐसे पर्टिकुलर काम होते हैं मेमोरीज के अंदर। उसके बाद जैसे अगर तुम लोगों ने, अब तो ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर सबने पढ़ लिया है, सही है, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा चैप्टर है जो सबने पढ़ लिया है, जिसमें तुम लोगों ने एक वो पढ़ा होगा, बैकिस नॉर फॉर्म, और सारी चीजें तुम लोगों ने उसकी। एक था आप लोगों के पास रिवर्स पॉलिश नोटेशन, यस, आरपीएन वगैरह। तो आरपीएन के अंदर तुम लोगों ने स्टैक के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए कि भाई स्टैक के जरिए हम लोग आरपीएन की जितनी भी इक्वेशंस वगैरह हैं, आप लोगों का जो पीसी है, आप लोगों का जो प्रोसेसर है, सीपीयू, उसको सॉल्व करता है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक। तो हर चीज का ना एक अपना पर्टिकुलर रीजन है। स्टैक का अपना काम है, क्यू का अपना काम करवा सकते हैं, सब एरे से ही बनते हैं, एरे से बनते हैं या कभी लिस्ट से बनते हैं। लेकिन उसके एक फंडामेंटल्स है, स्टैक की अपनी एक लॉजिक है। ये चीजें जो है ना, वो लॉजिक के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, कि हमने कुछ एक रूल सेट कर देते हैं, उनके मुताबिक ही हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, उनके अलावा वैल्यूज को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हम एक रूल सेट कर देते हैं, स्टैक के अंदर भी, क्यूज के अंदर भी, लिंक लिस्ट के अंदर भी, बाइनरी ट्री के अंदर भी। और सबका अपना अपना पर्पस है। हमने इंडिविजुअली हर एक चीज को समझना है और कॉन्सेप्चुअली समझना है। स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री, ये दो तो वो बहुत दफा पूछ चुका है आप लोगों से अभी अभी तक के एग्जाम में। स्टैक भी पूछ चुका है, क्यू भी पूछ चुका है, लिंक लिस्ट इतना नहीं पूछा है उसने, लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्री उसने इतना नहीं पूछा है। बाइनरी ट्री तो बहुत ही कम पूछा हुआ है। इसका ये मतलब है कि ये चीजें आपके पेपर में आ सकती हैं। इसका ये मतलब है, इसका मतलब ये कि जो सबसे मुश्किल चीजें, वही आप लोगों के पेपर के लिए अभी रह गई हैं, अभी तक उसने नहीं पूछा ये। अभी भी उसने जो रीसेंट पेपर हुए थे, उसमें सर्कुलर क्यू पूछा था उसने। तो सर्कुलर क्यू मतलब बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वो। लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्री अगर उसने अभी तक नहीं पूछा, तो इसका ये मतलब है कि थोड़ा बहुत अब आप सीरियस हो जाओ चीज़ों को लेके। और जैसे अगर हम कल की क्लास में अगर स्टैक स्टार्ट करते हैं प्रॉपर कॉन्सेप्चुअली, तो उसमें तुम लोग पहले पढ़ कर आओ, हर चीज को पहले पढ़ कर आओ। लिंक लिस्ट को मैं तुम लोगों को पहले से सारे लेक्चर्स दिए हैं, हर चीज तुम लोग को दी हुई है। बाइनरी ट्री का तुम लोग को लेक्चर दिए हैं, तुम लोग को नहीं समझ आएगा, ये मैं बता रहा हूँ, अगर तुम पहली दफा पढ़ोगे नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी लेवल में भी तुम लोग पढ़ते हो। डाटा स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स का एक यूनिट होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो तुम लोग का समझ लो कोर यूनिट होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो तुम लोग पढ़ते हो समझ लो थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में जाके, पहले दूसरे तीसरे में भी नहीं, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों का हिस्सा होता है आपकी यूनिवर्सिटी का, और ये यूनिवर्सिटी की चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मौजूद है, जो कि बिल्कुल बेवकूफ़ी है, होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। यूनिवर्सिटी के अंदर ही होनी चाहिए, ज़्यादातर स्टैक और क्यू हो तो ठीक है, चलता है, लिंक लिस्ट तो समझ आती है। बाइनरी ट्री तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों के यहाँ पे बस यहाँ पे ए लेवल्स के अंदर ही मौजूद है। अब हम उसमें कुछ कर नहीं सकते सिवाय प्रैक्टिस करने के, उसको समझने की कोशिश करने के। तो ये चीज़ जो यूनिवर्सिटी लेवल की है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने जो तुम लोग के नोट्स वगैरह बनाए, ये सारी नोट्स वगैरह जितने भी कंपाइल्ड हैं, ये सब मैंने यूनिवर्सिटी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के हाई लेवल इंडियन एग्जाम्स जितने भी होते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह के एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उधर से ये सारे कॉन्सेप्ट, वहाँ पे ये सब चीज़ें वो पूछता है, तो वहाँ से आप लोग कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, सारी चीज़ों को समझ सकते हो। हर एक एक चीज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिल जाएगा। अब हमारे पास स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, बाइनरी ट्री है, और सब आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होते जाएंगे। स्टैक और क्यू कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आज तक कोई ऐसा मखलूक पैदा ही नहीं हुआ है हमारे पास अभी तक कि जिसको स्टैक और क्यू के अंदर मसला है। अगर स्टैक और क्यू के अंदर मसला आ रहा है ना, तो आप एक काम करना, कंप्यूटर साइंस छोड़ देना, सही है। अगर स्टैक और क्यू के अंदर मसला आ रहा है, छोड़ के उर्दू उठा लेना, ज़्यादा अच्छा आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा। तो स्टैक और क्यू आप छोड़ मतलब अगर नहीं समझ आए, तो इसका ये मतलब है कि अब आप छोड़ के सीएस को उर्दू उठा लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। लेकिन अगर लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्री नहीं समझ आता, वो आप लोगों के लिए बिल्कुल जायज़ है, कोई मसला नहीं। सही, स्टैक क्यू इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई मसला नहीं आना चाहिए, ये समझ लेंगे, बहुत छोटे छोटे से कोड हैं। ये कोड 4 से 5 लाइन का कोड है, ये समझ आना चाहिए, आप लोग इसको कॉन्सेप्चुअली समझना है, रट्टा मत मारना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टुवर्ड्स क्यू, मैं तुम लोगों को क्यू दिखाता हूँ।
क्यू भी बहुत आसान है, क्यू के अंदर भी सेम लॉजिक्स हैं जैसे स्टैक के अंदर है, बस थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं हम। तो इट्स गोना बी वेरी इजी, इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्यू के अंदर भी। एक थोड़ी बहुत तुम लोगों को शायद लीनियर डी क्यू और सर्कुलर क्यू में प्रॉब्लम हो, उसका भी इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ये भी तुम लोगों को बाई टाइम समझ आ जाएगी। इसके पास के क्वेश्चन भी हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसके अंदर भी समझने में। अब आते हैं सबसे मुश्किल चीज, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में आके फंस जाओगे, ये मैं पहले ही बता दूं तुम लोगों को, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट और ये बहुत ही मुश्किल है। ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिंक लिस्ट, फिर उसके बाद हर एक एक चीज को समझना, किस तरीके से पॉइंट हो रहा है, कहाँ पे पॉइंट हो रहा है, रिकॉर्ड डेटा टाइप भी इसी में कवर होगी आप लोगों की। पूरा कोड में तुम लोग को अगर दिखाऊं, ये तुम लोग को कोड समझना है, ये तुम्हें खुद से लिखना आना चाहिए, ये पूरा कोड ऐड नोड का कोड है। ये एक नोड को ऐड करने में कितने कितनी पंचायतें करनी पड़ती हैं, और अगर ये चीज रट्टा मारने जाओगे नहीं कर पाओगे, पहले बता दिया। ये चीज रट्टा मार के नहीं हो सकती है, ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फंस जाओगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत गंदा फंस जाओगे चीज़ों में, और सिर्फ उलझते ही चले जाओगे, क्योंकि आगे सिर्फ कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा। तो चीज़ों को थोड़ा बहुत खुद सीखो जाके, कि अगर तुम गए यूट्यूब पे, तुमने यूट्यूब पे जाके सर्च किया अनऑर्डर्ड लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट क्या होती है, यूट्यूब पे सर्च किया तुमने, उसके बारे में वीडियोस देख ली 2-3 क्लासेस से पहले। जैसे कल की क्लास में अगर हम स्टैक करते हैं, परसों की क्लास में हम क्यू करते हैं, तो तुम्हारे पास पूरा हफ्ता होगा जिसमें तुम लिंक लिस्ट के बारे में यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो। सुकून से देखो, अपनी रिसर्च करो, फिर क्लासेस कोई ऑनलाइन तुम लोग के पास लेक्चर्स मौजूद है, उनको एक दफ़ा देख लो, सुकून से देख के फिर क्लास में आना। ऐसे मत आना, मैं पहले बता दी तुम लोग को, ये कोड अगर तुमसे नहीं हो पाया, इसका मतलब है कि तुम, ये सवाल पास पेपर के क्वेश्चन है, ये सब पास पेपर का सवाल है। इस तरीके का क्वेश्चन देते हूँ आपको। एक फंक्शन है ऐड नोड के नाम से, जो कि क्या क्या करता है वो बता दिया आपने, और वो कह रहे हैं लिंक लिस्ट के अंदर ऐड करता है नोड, ऐड नोड का कोड बनाओ। और आपने कहा, उसने उसने आपसे ही पासवर्ड में पूछ लिया कि भाई ऐड नोड का कोड बना दो। ये आपने पूरा ऐड नोड का पूरा कोड बनाना पड़ेगा। अब लिंक लिस्ट के अंदर डिलीशन किस तरीके से करते हैं, एक एलिमेंट को डिलीट किस तरीके से करना है, अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं होगा तो ये कोड किस तरीके से लिखोगे। और ये कोड जो कि तुम लोगों को समझ ही नहीं आ सकता विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कॉन्सेप्ट। ये कोड याद करना है डिलीट नोट का, ये कब समझोगे, कब कर पाओगे, जब तुम कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझोगे, जब तुम्हें लिंग्विस्टिक्स समझ आएगी, जब ये कोड लिख पाओगे। और वो कब होगा, जब तुम पहले से पढ़ कर आओगे। ऐसे क्लास में आ गए तो सिर्फ शक्लें ही देखते रह जाओगे। जब ये ग्लोबल का कॉन्सेप्ट 1 घंटा ले गया मेरा, तो मुझे लग रहा है ये तो तुम लोग, अल्लाह ही बचाए तुम लोगों को। तो बराए करम, प्लीज प्लीज सीरियस हो जाओ। और सिर्फ 15 मिनट लगेंगे तुम लोगों को पढ़ने में। तो एक छोटी वीडियोस देख लो भाई, ज्यादा लंबी वीडियोस मत देखो, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसे उठ के मत आ जाना कि भाई पढ़ने आ गए हम लोग और आज हम सर को खपाएंगे। भाई इस तरीके, सर को खपाएंगे मतलब मुझे खपाओगे। तो इसका ये मतलब है कि भाई एक दफ़ा पढ़ के आ जाना, बाकी कोई और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम लोगों को फिर भी 2-3 वीडियोस निकाल के जो तुम लोगों के फ़ायदा दे सकती हैं, वो अलग से मैं तुम लोगों को ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। और कुछ इससे ज़्यादा मैं और क्या तुम लोगों को कर सकता हूँ भाई। अब जैसे ये आउटपुट नोट्स का एक प्रोसीजर बनवाया उन्होंने, वो तो अलग मेन प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट था। अब लिंक लिस्ट के अंदर सर्चिंग करनी है भाई, आपने कैसे ढूंढते हैं आइटम को, सर्चिंग इन अ लिंक लिस्ट, ये सब आना चाहिए आप लोग को। इंसर्टिंग इन अ ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट, एक ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट है, उसके अंदर इंसर्ट किस तरीके से करना है। ये देखो मान कोड देखो जरा, ये पास पेपर के सवाल है, ये आना चाहिए आपको कि आप किस तरीके से एक आइटम को लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट करते हो, ये पूरा कोड समझ आना चाहिए। और दूसरी चीज, जब हम कोड्स पढ़ेंगे ना, अब मैं आप लोग को इसका पूरा पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, ये अच्छा खासा 80 to 90 कुछ पेजेस हैं। मैं ज़रा चेक करके बता दूँ, कंफर्म कर देता हूँ आप लोगों को ये कितने पेजेस हैं। अगर तुम लोग इसको प्रिंट करवा लो, इस पूरे पीडीएफ को, जो ईडीटी का पीडीएफ है, एक मैं तुम्हें पेज बता रहा हूँ इसके, तो ये मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को। वेट, लेट मी ओपन इट फर्स्ट। लेकिन आई गेस ये ब्लैक तुम लोगों को तंग करेगा। फोल्डर, मैं तुम्हें इसके पेजेस बता रहा हूँ। कंप्लीट, ये पूरा पूरा का पूरा पीडीएफ कंपाइल्ड है। तो पेपर 4 के हम इस पे गए फोल्डर पे, और इसमें हमने देखा योर एडीटी। एडीटी के हैं तकरीबन स्लाइड्स 81, परफेक्ट। चलो 81 स्लाइड्स हैं आपकी, ये 81 पेजेस समझ लो, 81 पेजेस हैं जिसमें तुम लोग इसकी जो है, तुम लोग इसको प्रिंट करवाना चाहो प्रिंट करवा लो, या किसी आईपैड पे अगर तुम लोग इस्तेमाल करना चाहो, या कहीं कहीं पे भी अपने नोट्स बनाओ। मैं बस ये चाह रहा हूँ अपने नोट्स बनाओ, जैसे तुमने ये देख रहे हो। मैं तुम लोगों को अगर दिखाऊं कहीं तुम लोग को कोड के अंदर, वैसे तो मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन डाली है,
कहीं ना कहीं जैसे अपडेट द पॉइंटर टू रिमूव द नोड, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, तुमने इसको यूँ हाईलाइट किया, हाईलाइट करके तुमने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, फिर उसके बारे में तुमने थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखी, फिर तुमने कहा ये क्यों होता है, अपने इस पूरे कोड को समराइज करके इन बुलेट पॉइंट्स लिखने की कोशिश की। अच्छा पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं वाइल का लूप लगाऊंगा, फिर ऐड नोड के अंदर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, ये क्यों करते हैं, ये कैसे करते हैं। तो अपने आप से सवाल पूछो, उसके कोड्स बनाओ, अच्छा ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्यों किया, इसके बाद ये क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया। जब तक ये चीज़ नहीं आएगी तुम्हारे पास, भूल जाओ इन सब चीज़ों को, ये बहुत मुश्किल है, फंस जाओगे इसके अंदर। और ये ऐसी चीज़ें जो कि रिपीट होनी है, सेम टू सेम कोड, वो कहेंगे डिलीट नोट का कोड लिखो, बस डिलीट नोट का कोड लिख देना, ये सेम चीज़, लेकिन समझ आनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ चेंज कर दिया, जैसे अगर उन्होंने ये अभी फिलहाल दिया हुआ है रिकॉर्ड एरे टाइप के तौर पे, अब उन्होंने इसको 2D एरे के तौर पे दे दिया, फंस गए तुम लोग, अब क्या करें। ये सब चीजें मैटर करती हैं, आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक लिंक लिस्ट के अंदर किस तरीके से सर्च करते हैं, अच्छा ये क्यों कर रहे हैं भाई, इसका क्या फायदा हो रहा है, मैंने यहाँ पे अपने नोट्स बनाए, फिर मैंने कहा अच्छा ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में मैंने नोट्स बनाए, फिर मैंने यहाँ पे गया, वैसे तो यूजुअली मैंने हर उसके ना हर कोड के बारे में एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है। फॉर सर्चिंग, क्या स्पेलिंग लिखी है भाई, वाह। For searching a particular element or value, or you're supposed to use a concept of increment in a linked list and compare the value of each element in the linked list. Linked list, wow. With the value you're searching and return the current pointer as it will be used to increment. अब ये सब चीजें जो है ना, मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड है, ये तुम लोगों की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये मेरी अपनी, मैंने पहले मैं जब मैंने ये नोट्स बनाए तो मैंने अपना कोड पहले लिखा, कोड लिखने के बाद उसकी एक समरी लिखी। तो ये वो चीज़ है यहाँ, तब आप लोगों ने अपनी समरी खुद जो समझ आए वो लिखो, सही है। तो ये सेम चीज़ वो P3 में भी आपसे पूछ सकता है, तो उसके लिए कॉन्सेप्चुअली आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो अब आ जाओ, उससे मुश्किल, इससे भी मुश्किल है, ये तो अभी बहुत बच्चों वाली चीज़ थी, लिंक लिस्ट तो फिर भी समझ आ जाता है अच्छे खासे बच्चों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब एक लिंक लिस्ट है ऑर्डर्ड इंसर्शन, एक हो गई अनऑर्डर्ड इंसर्शन, अब हो गई ऑर्डर्ड इंसर्शन। मतलब अगर एक लिंक लिस्ट ऑर्डर्ड में है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसमें क्या करना है आपने, वो भाई पूरा का पूरा कोड है, समझ आना चाहिए, ये पूरी चीज़ समझ आनी चाहिए। देखो मेरा काम, मेरे लिए जरूरत नहीं है इस चीज़ की, मुझे कोड को याद नहीं करना है क्योंकि मैंने पेपर नहीं देना है, मेरा काम है जिस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ उस वक्त मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स पता हो और उसको करना आना चाहिए। आप लोगों के लिए उससे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, समझना भी है और कोड भी याद करना है और कोड को समझ के लिखना भी है, तो तुम लोगों के लिए और मुश्किल चीज़ है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इससे भी महान चीज़, ये तो लिंक लिस्ट बहुत आसान है कंपैरेटिवली बाइनरी ट्री से, उससे भी महान चीज़, महान चीज़ क्या है, ये हमारी अजीब सी मखलूक बाइनरी ट्री। अब इसके अंदर इसके अलग अलग यूजेज हैं, अब इसका पूरा कोड लिखते हो, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन करने के बाद तुम लोग को समझाऊंगा। इसमें ट्री ट्रावर्सल्स हमारे पास हैं, ट्री ट्रावर्सल्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर उसके बाद इसमें ये वाला जो इसने बाइनरी ट्री का सवाल दिया था 5 मिनट में, इसने 2D एरेस के तौर पे दिया था, रिकॉर्ड डेटा टाइप के साथ भी आ सकता है, तो वो भी तुम्हें आना चाहिए, उसका भी सवाल हम एक दफ़ा कोशिश कर लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम है, सही है। 2D एरे नोट्स पूरा उसने बनवाया आपसे, पूरा कोड बनवा दिया एक 2D एरे का, आपने 2D एरे का कोड बना दिया, उसके बाद रूट पॉइंटर्स असाइन कर दिए। अब आए आप, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक कोड लिखना होता है एडिंग अ नोड इन अ बाइनरी ट्री। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि बाइनरी ट्री में कोड में एक मैं नोड को किस तरीके से ऐड करूंगा, एक एलिमेंट को किस तरीके से ऐड करेंगे। अब ये उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, ये मेरी एक्सप्लेनेशन है बाय द वे, दिस इज नॉट समथिंग विच यू आर सपोज टू मेमोराइज, ये कर सकते हो इसको भी इफ यू फाइंड इट वैल्यूएबल। तो ये मेरी अपनी पर्सनल समरी ऑफ द कोड है, लेकिन तुम भी कर सकते हो, तुम भी क्या कर सकते हो, अपनी खुद समरी लिखो, खुद अपने बारे में पॉइंट्स बनाओ, हर चीज के बारे में पॉइंट्स बनाओ। उसके बाद मैंने ये सब चीज लिखने के बाद ये आ गया कोड, महान कोड, देखो जरा तुम लोग, ये पूरा कोड है जो कि सिर्फ एक काम कर रहा है, विच इज ऐड नोड। मैं डराने वाली बात नहीं है, बल्कि हाँ डराने वाली बात है, तो सीरियस हो जाओ। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अच्छा किस तरीके से ऐड करते हैं, कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए, कोड हम सीख लेंगे। अब ये सिर्फ एक छोटा सा ऐड नोड का कॉन्सेप्ट है, ये शुक्र ये अदा करो तुम लोग कि इन्होंने डिलीशन को हटा दिया, शुक्र बस ये करो, वरना डिलीशन इससे और महान सख्त है। जब तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे ना डिलीशन, फिर तुम्हें पता चलेगा। यूनिवर्सिटी में तो वैसे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एक लिंक लिस्ट के अंदर एक बाइनरी ट्री मौजूद है, हर एक नोड के ऊपर एक पूरा पूरा बाइनरी ट्री होते हैं, उसके बाइनरी ट्री के एक सिंगल नोड पे एक अलग स्टैक मौजूद होगा, एक क्यू मौजूद होगी, वो तो भाई तुम लोग को तबाही मचा देते हैं यूनिवर्सिटी। और अगर फास्ट में चले गए तो तुम्हें अल्लाह बचाए, तो फास्ट में एडीटी तो बहुत मुश्किल है। ये ऐड नोड, पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पूरा कोड आना चाहिए, अब बाइनरी के अंदर सर्चिंग है, दैट्स इट। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। ये कब चीज़ समझ आएगी, मैं कोशिश ये कर सकता हूँ आप लोगों के लिए कि जितना मैं समझा सकूंगा ऑफ कोर्स मैं समझाऊंगा, बहुत टाइम अभी भी हमारे पास,
लेकिन ज़रूरत आप लोगों की क्या है कि आप लोग उसको पढ़ कर आओ, वरना ऐसे मत आना भाई क्लास में। इज देयर एनी क्वेरी दैट यू गाइस वांट टू आस्क रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर? सर ये इंग्लिश में 2D अरे वाली बात करके वीपी हाई कर दिया बेटा, वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। सर पढ़ के कहाँ से आना, मैं भेज दूंगा, वीडियोस भेज दूंगा। सर ईडीटी कब तक खत्म होगा? बेटा खत्म हो जाएगा, अभी हम स्टार्ट करेंगे तो खत्म होगा ना बेटा। स्टार्ट क्यों 2 दिन? सही। मैं तुम लोग को वीडियो सेंड करता हूँ। लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग फर्स्ट। क्वेरीज वगैरह जो है मुझसे पूछो इसके बाद, इसके हवाले से।